कभी किसी छत पर खड़े होकर आसमान को देखा है, जब हजारों रंग बिरंगी पतंगे एक साथ हवा में लहरा रही हों, जैसे आसमान में कोई त्योहार मन रहा हो। हर पतंग एक सपना है और उसे थामे हुए हर धागा एक उम्मीद। ये नज़ारा दिल खुश कर देता है ना? पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो खिलौना हमें इतनी खुशी देता है, वो हमेशा से सिर्फ एक खिलौना नहीं था। क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी पतंग के धागे से युद्ध की कहानियां जुड़ी हैं, विज्ञान के बड़े बड़े राज जुड़े हैं और यहां तक कि जिंदगी और मौत के फैसले भी हुए हैं। जी हां, ये सिर्फ कागज और बांस का टुकड़ा नहीं है, ये आसमान का एक गुप्त इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जो हैरान कर देने वाला है। तो चलिए आज इस धागे को पकड़कर पतंग के इस लंबे और रोमांचक सफर की गहराई में उतरते हैं। हम शुरू करेंगे एक त्योहार के जोश और जुनून से, फिर हम उजागर करेंगे इसका वो गुप्त इतिहास जब ये एक हथियार हुआ करती थी। हम देखेंगे कि कैसे इसने पूरी दुनिया का सफर तय किया और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साधारण से दिखने वाली चीज हमें जिंदगी के बारे में कितनी गहरी बातें सिखा सकती है। चलिए सबसे पहले चलते हैं भारत में गुजरात के आसमान के नीचे। यहाँ मकर संक्रांति, जिसे उत्तरायण भी कहते हैं, सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक जुनून है, एक दीवानगी है। हवा में एक अजीब सी बिजली दौड़ जाती है, हर छत एक जंग का मैदान बन जाती है और हर कोई एक योद्धा। और फिर जैसे ही एक पतंग कटती है, पूरे मोहल्ले में एक ही आवाज गूंजती है, काई पोचे, मतलब मैंने काट दिया। ये सिर्फ जीत का नारा नहीं है, ये उस पल की सारी खुशी, वो भयंकर मुकाबला और वो जो एक दूसरे से जुड़ने की भावना है, उस सबका एक निचोड़ है। ये आवाज बताती है कि पतंगबाजी सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक एहसास है जो सबको एक साथ ले आता है। अब देखिए, ये जो जश्न है ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारी संस्कृति और विज्ञान दोनों में। ये त्योहार 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, मतलब उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। यह सर्दियों के खत्म होने और लंबे गर्म दिनों की शुरुआत का संकेत है। ये एक तरह का फसल का उत्सव है, प्रकृति को धन्यवाद कहने का एक तरीका। और इस दिन घरों में ऊंधियू और तिलगुल जैसे पारंपरिक पकवान बनते हैं और पूरा परिवार, सारे दोस्त छतों पर जमा होते हैं। और इसके पीछे एक वैज्ञानिक सोच भी है। हमारे पूर्वज जानते थे कि सर्दियों के बाद सुबह की हल्की धूप शरीर के लिए कितनी फायदेमंद आती है, तो उन्होंने पतंगबाजी को एक बहाना बना दिया। इस खेल के चक्कर में बच्चे बड़े सब सुबह सुबह छतों पर आ जाते हैं, धूप सेकते हैं, जिससे शरीर को जरूरी विटामिन डी मिलता है और सर्दियों की बीमारियां दूर रहती हैं। मतलब सेहत और मजा एक साथ। कितना कमाल का सोचा था, है ना? लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला है। पतंग की कहानी हमेशा इतनी मासूम नहीं थी, ये हमेशा एक त्योहार का खिलौना नहीं थी। इसके असली जन्म की कहानी जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, लगभग 2800 साल पीछे और दुनिया के एक बिल्कुल अलग कोने में। पतंग का जन्म हुआ चीन में, बांस और रेशम से। और तब ये कोई खिलौना नहीं था, ये एक बहुत ही गंभीर उपकरण था। आप कह सकते हैं कि ये प्राचीन दुनिया के ड्रोन्स थे। उस जमाने के महान दार्शनिक और रणनीतिकार जैसे मोजी इसका इस्तेमाल करते थे सेना को गुप्त संदेश भेजने के लिए, वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए। धीरे धीरे ये आइडिया चीन से निकलकर ग्रीस, रोम और मिस्र तक पहुंचा, जहां इसे सैन्य और धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जरा सोच कर देखिए, एक सेनापति जो अपनी टुकड़ी से मीलों दूर एक पहाड़ी पर है, वो हमले का आदेश कैसे देगा? कोई फोन नहीं, कोई रेडियो नहीं। वो अलग अलग रंग की पतंगों का इस्तेमाल करता था। एक लाल पतंग का मतलब है तैयार हो जाओ और एक काली पतंग का मतलब है हमला करो। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में दुश्मनों को डराने के लिए बड़ी बड़ी डरावनी शक्लों वाली पतंगें उड़ाई जाती थी, जिनमें सीटियां लगी होती थी, ताकि हवा से एक भयानक आवाज पैदा हो। दुश्मन के किले की दूरी नापनी है, कोई बात नहीं, पतंग उड़ाकर यह काम सटीकता से हो जाता था। यहां तक कि मछुआरे भी इसका इस्तेमाल करते थे। पतंग के धागे में चारा बांधकर उसे पानी में उन जगहों तक पहुंचाते थे जहां हाथ से पहुंचना मुश्किल था। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। एक उड़ने वाली चीज को उन्होंने कितने अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया। और फिर चीन से निकलकर पतंग ने व्यापार के रास्तों पर अपना सफर शुरू किया। सिल्क रूट से होते हुए ये दुनिया के कोने कोने में पहुंची। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ी, हर संस्कृति ने इसे एक नया मतलब दिया, एक नया उद्देश्य दिया और एक नया रंग दिया। पतंग अब सिर्फ एक उपकरण नहीं रही, वो एक प्रतीक बन गई। चीन में आज भी लोग मानते हैं कि पतंग उड़ाकर उसे आसमान में छोड़ देने से आपकी सारी परेशानियां और बुरी आत्माएं उसके साथ दूर चली जाती हैं। ये सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ जापान में बड़ी बड़ी ईडो पतंगें उड़ाई जाती हैं।
ये पतंगे इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें उड़ाने के लिए पूरी टीम लगती है। ये प्रतीक हैं शक्ति का, एकता का और किसी भी मुश्किल पर काबू पाने की इच्छा शक्ति का। लेकिन जब पतंग भारत पहुंची तो इसका रूप ही बदल गया। यहां वो एक हथियार या औजार बनकर नहीं आई, वो आई एक जश्न का हिस्सा बनकर। वो जुड़ गई फसल के मौसम से, किसानों के लिए अपनी खुशी जाहिर करने और भगवान का शुक्रिया अदा करने का एक जरिया बन गई। और आज गुजरात के अहमदाबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है वो तो देखने लायक है। दुनिया भर से पतंगबाजी के उस्ताद यहां आते हैं। आसमान में वेल और ऑक्टोपस के आकार की विशाल पतंगें तैरती हैं, ड्रैगन नाचते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा आसमान एक कैनवस बन गया हो। पर क्या इस खूबसूरत कहानी का हर पहलू इतना ही रोशन है? इस जश्न और खुशी के पीछे एक स्याह सच भी छिपा है, एक ऐसा सच जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और वो सच है मांझा। पतंगबाजी के मुकाबले को जीतने के लिए धागे को कांच के पाउडर से लेपकर बहुत तेज, बहुत धारदार बनाया जाता है। ये मांझा दूसरी पतंगों को तो आसानी से काट देता है, लेकिन ये आसमान में उड़ने वाले बेजुबान पंछियों के लिए मौत का फंदा बन जाता है। हजारों पंछी हर साल इस मांझे में फंसकर मर जाते हैं। और सिर्फ पंछी ही नहीं, सड़क पर चलते इंसानों के लिए भी ये जानलेवा साबित हुआ है। इस त्योहारी खुशी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसका हमें ध्यान रखना ही होगा। चलिए अब इस कहानी के इतिहास और संस्कृति से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पतंग उड़ाने का ये जो साधारण सा काम है ना, ये हमें जिंदगी के बारे में बहुत गहरे सबक सिखाता है। ये अपने आप में एक दर्शन है। पहला और सबसे बड़ा सबक, संघर्ष का सबक। एक पतंग तभी ऊपर उठ सकती है जब वो हवा के खिलाफ उड़े। अगर हवा ना हो या हवा उसी की दिशा में हो तो वो कभी आसमान नहीं छू सकती। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। जब तक हमारी जिंदगी में चुनौतियां नहीं आती, मुश्किलें नहीं आती, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वो मुश्किलें, वो प्रतिरोधी, वो हवा है जो हमें असल में ऊपर उठाती है। अब जरा उस धागे के बारे में सोचिए। वो पतंग को सिर्फ थामे नहीं रहता, वो उसे दिशा देता है। वो धागा हमारे जीवन में, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों, हमारे गुरुओं से मिलने वाले उस सहारे की तरह है जो दिखता नहीं पर होता है। यही वो धागा है जो हमें जमीन से जोड़े रखता है, हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है और हमें जिंदगी की तेज हवाओं में भटकने से बचाता है। और यहाँ दो और दिलचस्प बातें हैं। पहली, जब एक पतंग कट जाती है तो क्या होता है? वो नीचे गिरती है। ये एक असफलता है, सही है, लेकिन वो कभी भी उस जगह नहीं गिरती जहां से उसने उड़ना शुरू किया था। वो हमेशा थोड़ी आगे जाकर गिरती है। इसका मतलब है कि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ सिखाकर हमें हमारी शुरुआती जगह से थोड़ा आगे ही ले जाती है। और दूसरी बात, धागे को ढील देना। एक अच्छा पतंगबाज जानता है कि कब धागे को खींचना है और कब ढील देनी है। ज्यादा तनाव धागे को तोड़ सकता है। जिंदगी में भी कभी कभी किसी बहस को जीतने या किसी चीज को कसकर पकड़े रहने से ज्यादा फायदेमंद होता है उसे जाने देना, थोड़ी ढील देना। और अंत में, पतंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे उड़ा कौन रहा है। ये एक बहुत गहरा रूपक है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, एक अच्छी पतंग की तरह तैयार रहें। लेकिन हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं। हम पतंग हैं और शायद ईश्वर या किस्मत वो उड़ाने वाला है जो धागे को थामे हुए है। तो अगली बार जब आसमान में कोई पतंग दिखे तो उसे सिर्फ एक खिलौना मत समझिएगा। वो सिर्फ कागज और डंडियों का एक ढांचा नहीं है। वो हमारी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी यात्रा का एक आईना है। ये प्रतीक है इतिहास का, विज्ञान का, जश्न का और इंसान की उस कभी न खत्म होने वाली इच्छा का कि वो हर मुश्किल से ऊपर उठना चाहता है। लेकिन साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि ऊपर उठने के लिए उस धागे से जुड़े रहना कितना जरूरी है जो हमें हमारी जमीन से, हमारी जड़ों से जुड़े रखता है। ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। कौन सा वो अदृश्य धागा है जो हमारे जीवन को दिशा दे रहा है? और कौन सी वो हवा है जिसके खिलाफ लड़कर हम ऊंचा उठने की कोशिश कर रहे हैं? शायद इन सवालों के जवाब में ही जिंदगी का असली मतलब छिपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।